नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 11th की हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। हम इसका कुछ पार्ट पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर का, और अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं इसी फर्स्ट चैप्टर का। इसको हम 2 या 3 डिवाइड में पढ़ेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो चलो दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बंटकर बहने लगती है। कभी कभी इन धाराओं में बाढ़ आ जाती है और पुराने ज़माने में धाराएं सिंचाई की नहरों को काम देती थी। इनसे आवश्यकता पड़ने पर गेहूं, जौ और मटर या मसूर के खेतों की सिंचाई की जाती थी। रोम साम्राज्य बिज़ंतीन सहित सभी पुरानी व्यवस्था में दक्षिणी मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज़्यादा उपज देने वाली हुआ करती थी। हालांकि वहाँ फसल उपजाने के लिए आवश्यक वर्षा की कुछ कमी रहती थी। खेती के अलावा भेड़ बकरियाँ स्टेपी घास के मैदानों, पूर्वोत्तरी मैदानों, पहाड़ों के ढालों पर पाली जाती थी। ये उपजाऊ स्थान बाढ़ की नदियों से काफ़ी ऊंचाई पर स्थित थे, जिनसे भारी मात्रा में मांस, दूध, ऊन आदि वस्तुएं मिलती थी। इसके अलावा नदियों में मछलियाँ की कोई कमी नहीं थी। गर्मियों में खजूर के पेड़ खूब फल पिंड खजूर देते थे। लेकिन हमें ये सोचने की गलती नहीं करनी चाहिए कि शहरों का विकास केवल ग्रामीण समृद्धि के लिए बल पर ही हुआ था। इस विकास के अन्य कारकों के विषय में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हमें शहरी जीवन के बारे में स्पष्ट जानकारी लेनी चाहिए। शहरीकरण का महत्व क्या है? शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने के ही स्थान नहीं होते थे। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती हैं, तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या और घनत्व बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप कस्बे बसने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में लोगों का कस्बों में इकट्ठे रहना उनके लिए फायदेमंद सिद्ध होता है, विशेषतः इसलिए क्योंकि शहरी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार, उत्पादन और तरह तरह की सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते हैं और उन्हें नगर या गांव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुएं या दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर आश्रित होना पड़ता है। उनमें आपस में बराबर लेन देन होता रहता है। उदाहरण के लिए, एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को पत्थर उकेरने के लिए कांसे के औजारों की जरूरत पड़ती है। वह स्वयं ऐसे औजार नहीं बना सकता और वह यह भी नहीं जानता है कि मुद्राओं के लिए आवश्यक रंगीन पत्थर वह कहाँ से प्राप्त करे। उसकी विशेषज्ञता तो सिर्फ नक्काशी यानी पत्थर उकेरने तक ही सीमित होती है। वह व्यापार करना नहीं जानता। कांसे के औजार बनाने वाला भी धातु, तांबा या रांगा टीन लाने के लिए खुद बाहर नहीं जाता। साथ ही उसे ईंधन के लिए हरदम लकड़ी के कोयले की जरूरत पड़ती है। प्रकाश, श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर शहरी जीवन की विशेषता है। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन का भी होना जरूरी है। शहरी विनिर्माताओं के लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि जरूरी चीज़ें भिन्न भिन्न जगहों से आती हैं, जिनके लिए संगठित व्यापार और भंडारण की भी आवश्यकता होती है। शहरों में अनाज और अन्य खाद्य पदार्थ गाँव से आते हैं और उनके संग्रह तथा वितरण के लिए व्यवस्था करनी होती है। इसके अलावा और भी अन्य प्रकार के क्रियाकलापों में तालमेल बैठाना पड़ता है। मुद्रा काटने वाले को केवल पत्थर ही नहीं, उन्हें तराशने के लिए औजार, पत्थर भी चाहिए, फिर बर्तन भी चाहिए। जाहिर है कि ऐसी प्रणाली में कुछ लोग आदेश देते हैं और दूसरे उनका पालन करते हैं। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था को अपना हिसाब किताब लिखित रूप में रखना होता है। मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण कांस्य युग यानी लगभग 3000 ईसा पूर्व में शुरू हो गया था। कांसा तांबे और रांगे के मिश्रण से बनता है। कांसे के इस्तेमाल का मतलब है कि ये धातुएं दूर दूर से मंगाई जाती थी। बढ़ाई का सही काम करने, मनकों में छेद करने, पत्थर की मुद्रा उकेरने, फर्नीचर में जड़ने, सीपियाँ काटने आदि कामों के लिए धातु के औजारों की जरूरत पड़ती थी। मेसोपोटामियाई हथियार भी कांसे के ही होते थे। उदाहरण के लिए भालू की नोकें कांसे की बनी होती थी, जिन्हें हम पृष्ठ 38 पर देख सकते हैं। वार का शीर्ष क्या है? 3000 ईसा पूर्व उरुक नगर में स्त्री का यह सिर एक सफ़ेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था। इसकी आंखों और भौहों में क्रमशः नीले लाजवर्द, लेपिस लेजुली तथा सफ़ेद सीपी और काले डामर बिटुमेन की जड़ाई की गई होगी। सिर के ऊपर एक खांचा बना हुआ है जो शायद गहना पहनने के लिए बनाया गया था। यह मूर्तिकला का विश्व प्रसिद्ध नमूना है। इसके मुख, ठोड़ी और गालों की सुकोमल सुंदर बनावट के लिए इसकी प्रशंसा की जाती थी। यह एक ऐसे कठोर पत्थर में तराशा गया है
जिसे काफ़ी अधिक दूरी से लाना पड़ा होगा। पत्थर लाने से लेकर इस मूर्ति के निर्माण में और किन विशेषों का योगदान रहा उनकी सूची बनाएं। ये देखो, शहरों में माल की आवाजाही। मेसोपोटामिया के खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध रहे हों, या खनिज संसाधनों का अभाव था। दक्षिण के अधिकांश भागों औजार, मोहरे, मुद्राएं और आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। इराकी खजूर, पोपलार के पेड़ों की लकड़ी, गाड़ियां, गाड़ियों के पहिए या नावें बनाने के लिए कोई खास अच्छी नहीं थी, और औजार, पात्र या गहने बनाने के लिए कोई धातु वहाँ उपलब्ध नहीं थी। इसलिए हमारे विचार से प्राचीन काल के मेसोपोटामियाई लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की और ईरान अथवा खाड़ी पार के देशों से मंगाते थे, जिसके लिए वे अपना कपड़ा और कृषि जन्य उत्पाद काफ़ी मात्रा में उन्हें निर्यात करते थे। इन देशों के पास खनिज संसाधन कोई कमी नहीं थी, मगर वहाँ खेती करने की बहुत गुंजाइश थी। इन वस्तुओं का नियमित रूप से आदान प्रदान तभी संभव होता जबकि इसके लिए कोई सामाजिक संगठन हो जो विदेशी अभियानों और विनिमयों को निर्देशित करने में सक्षम हो। दक्षिणी मेसोपोटामिया के लोगों ने ऐसे संगठन स्थापित करने की शुरुआत की। शिल्प, व्यापार, सेवाओं के अलावा कुशल परिवहन व्यवस्था भी शहरी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। भारवाही पशुओं के पीठ पर रखकर या बैलगाड़ियों में डालकर शहरों में अनाज या काठ कोयला लाना ले जाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है और पशुओं के चारे आदि पर भी काफ़ी खर्च आता है। शहरी अर्थव्यवस्था इसका बोझ उठाने के लिए सक्षम नहीं होती, इसलिए परिवहन का सबसे सस्ता तरीका सर्वत्र जलमार्ग ही होता है। अनाज के बोरों से लदी हुई नावें या बजरे नदी की धारा अथवा हवा के वेग से चलते हैं, जिसमें कोई खर्चा नहीं लगता। जबकि जानवरों से माल की ढुलाई की जाए तो उन्हें चारा खिलाना पड़ता है। पुराने मेसोपोटामिया की नहरें और प्राकृतिक जलधाराएं छोटी बड़ी बस्तियों के बीच माल के परिवहन का अच्छा मार्ग थी। और आगे इसी अध्याय में मारी नगर का जो विवरण दिया गया है उसे पढ़ने से स्पष्ट हो जाएगा कि फरात नदी उन दिनों व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में कितनी महत्वपूर्ण थी। चिकनी मिट्टी की पट्टिकाएं लगभग 32 ईसा पूर्व। प्रत्येक पट्टिका की ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर या उससे कम है। इन पट्टिकाओं पर बने संकेत चित्र बैल, मछली, अनाज, नाव हैं। ये जो किलाक्षर संकेत हैं। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं टेबलेट पाई गई हैं वे लगभग 32 ईसा पूर्व की हैं। इनमें चित्र जैसे चिन्ह और संख्या दी गई हैं। वहाँ बैलों, मछलियों, प्रोटियों आदि की लगभग 5000 सूचियाँ मिली हैं, जो वहाँ के दक्षिणी शहर उरुक के मंदिरों में आने वाली और वहाँ से बाहर जाने वाली चीज़ों की होगी। स्पष्ट लेखन कार्य तभी शुरू हुआ जब समाज को अपने लेन देन का स्थायी हिसाब रखने की जरूरत पड़ी, क्योंकि शहरी जीवन में लेन देन अलग अलग समय पर होते थे। उन्हें करने वाले भी कोई लोग होते थे और सौदा भी कई प्रकार के माल के बारे में होता था। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। लिपिक चिकनी मिट्टी को गीला करता था और फिर उसको गूंद कर और थाप कर एक ऐसे आकार की पट्टी का रूप देता था जिसे वह आसानी से अपने एक हाथ में पकड़ सके। वह सावधानीपूर्वक उसकी सतहों को चिकना बना लेता था। फिर सरकड़े की तीली की तीखी नोक से वह उसकी नम चिकनी सतह पर कीलाकार चिन्ह कर्निफॉर्म बना देता था। जब यह पट्टिका धूप में सूख जाती थी तो पक्की हो जाती थी और वे मिट्टी के बर्तनों जैसी ही मजबूत हो जाती थी। जब उन पर लिखा हुआ कोई हिसाब जैसे धातु के टुकड़े सौंपने का हिसाब असंगत या गैर जरूरी हो जाता तो उस पट्टिका को फेंक दिया जाता था। ऐसी पट्टी जब एक बार सूख जाती थी तो उस पर कोई नया चिन्ह या अक्षर नहीं लिखा जा सकता था। इस प्रकार प्रत्येक सौदे के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा हो, एक अलग पट्टिका की जरूरत होती थी। इसलिए मेसोपोटामिया में खुदाई स्थलों पर सैकड़ों पट्टिकाएं मिली हैं और इस स्रोत संपदा के कारण आज हम मेसोपोटामिया के बारे में इतना कुछ जानते हैं।
लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास वर्ण किलाकार हो गए और भाषा सुमेरियन थी। वर्ण किलाकार और भाषा सुमेरियन थी। अब लेखन का इस्तेमाल हिसाब किताब रखने के लिए ही नहीं, बल्कि शब्दकोश बनाने, भूमि के हस्तांतरण को कानूनी मान्यता प्रदान करने, राजाओं के कार्य का वर्णन करने और कानून में उन परिवर्तनों को उद्घोषित करने के लिए किया जाने लगा जो देश की आम जनता के लिए बनाए जाते थे। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा सुमेरियन का स्थान 2400 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे अगदी भाषा ने ले लिया। किसने? अगदी भाषा में किलाकार लेखन का रिवाज ईसा सन की पहली शताब्दी तक था और 2000 से अधिक वर्षों तक चलता रहा। क्यूनिफॉर्म किलाकार लातिनी शब्द क्यूनियस जिसका अर्थ खूंटी और फॉर्मा जिसका अर्थ आकार है से बना है। अब है नेक्स्ट लेखन प्रणाली। जिस ध्वनि के लिए किलाक्षर या किलाकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता था वह एक अकेला व्यंजन स्वर नहीं होता था जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में एम या ए, लेकिन अक्सर सिलेबस होते जैसे अंग्रेजी में पुट या ला या इन। इस प्रकार मेसोपोटामिया लिपि को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे और उसे गिल्ली पट्टी पर उसके सूखने से पहले लिखना होता था। लेखक कार्य के लिए बड़ी कुशलता की आवश्यकता होती थी, इसलिए लिखने का काम अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। इस प्रकार किसी भाषा विशेष की ध्वनियों को एक दृश्य में प्रस्तुत करना एक महान बौद्धिक उपलब्धि माना जाता था। साक्षरता। मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग पढ़ लिख सकते थे। न केवल प्रतीक चिन्हों की संख्या सैकड़ों में थी, बल्कि ये कहीं अधिक पेचीदा थे। पृष्ठ 33 पर दिए गए चित्र को देखें। अगर राजा स्वयं पढ़ सकता था तो वह यह चाहता था कि प्रशस्तिपूर्ण अभिलेखों में इन तथ्यों का उल्लेख अवश्य किया जाए। अधिकतर लिखावट बोलने के तरीकों को दर्शाती थी। एक अधिकारी द्वारा राजा को लिखा गया पत्र उसे पढ़कर सुनाया जाता था, इसलिए उसकी शुरुआत इस तरह की जाती थी। मेरे अमुक मालिक को उनका अमुक सेवक निवेदन करता है, मुझे सौंपे गए काम को मैंने पूरा कर दिया है। सृष्टि के बारे में लिखे गए लंबे पुराने काव्य के अंत में लिखा गया है, इन काव्य पंक्तियों को सदा याद रखा जाए और बड़े बूढ़ों लोग इन्हें छोटों को पढ़ाए। बुद्धिमान विद्वान लोग इन पर चर्चा करें। पिता इन्हें अपने पुत्रों के लिए बार बार दोहराएं, यहाँ तक कि ग्वालों के कान भी इन पंक्तियों को सुनने के लिए सदा खुले रहे। लेखन का प्रयोग। शहरी जीवन व्यापार और लेखन कला के बीच के संबंधों को उरुक के प्राचीन शासक एन मरकर के बारे में लिखे गए सुमेरियन मार्ग में स्पष्ट किया गया है। मेसोपोटामिया की परंपरागत कथाओं के अनुसार उरुक एक अत्यंत सुंदर शहर था जिसे अक्सर केवल शहर कहकर पुकारा जाता था। सुमेर के व्यापार की पहली घटना को एन मरकर के साथ जोड़ा जाता था। उस महाकाव्य में कहा गया है कि उन दिनों व्यापार क्या होता है या यह कोई नहीं जानता था। एन मरकर अपने शहर के एक सुंदर मंदिर को सजाने के लिए लाजवर्द और अन्य बहुमूल्य रत्न तथा धातुएं मंगाना चाहता था। इस काम के लिए उसने अपने एक दूत अरट्टा नाम के एक सुदूर देश के शासक के पास भेजा। दूत ने राजा के आदेश का पालन किया। रात में चांद तारों की रोशनी उनसे सूचित दिशा के अनुसार और दिन में सूरज के बताए मार्ग पर आगे बढ़ता गया। वह रास्ते में आने वाले ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को लांघने के लिए ऊपर चढ़ता और उतरता रहा। जब वह पहाड़ पर था तो पहाड़ की तलहटी में रहने वाले सूसा नगर के लोगों ने उसे छोटे चूहों की तरह नमस्कार किया। उसने 5 पर्वतमालाएं, 6 पर्वतमालाएं, फिर 7 पर्वतमालाएं पार की। दूत अरट्टा के मुखिया से लाजवर्द या चांदी नहीं ला पाया और उसे बारंबार लंबी यात्राओं के उपरांत खाली हाथ ही लौटना पड़ा। इसके बावजूद कि वह अरट्टा के मुखिया से चांदी प्राप्त करने के लिए उसको उरुक के राजा की ओर से तरह तरह की धमकियां और आश्वासन देता रहा। अंत में दूत इतना चकरा गया कि अपनी बात को सही तरह से व्यक्त ही नहीं कर पाया और उसने एन मरकर के संदेशों को गालमेल कर दिया। तब राजा एन मरकर ने अपने हाथ से चिकनी मिट्टी की पट्टिका बनाई और उस पर शब्द लिख दिए। उन दिनों मिट्टी पर शब्द लिखने का रिवाज नहीं था। जब लिखी हुई पट्टिका दूत ने अरट्टा के शासक के हाथों में दी तो उसने उसकी जांच की। उच्चारित शब्द कील यानी किलाक्षर किलाकार शब्द थे।
उसे देखते ही उसकी त्योरियां चढ़ गई। उसने पट्टिका पर नजर गड़ाए रखी। इस घटना को शाब्दिक रूप से सत्य नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मेसोपोटामिया की विचारधारा के अनुसार सर्वप्रथम राजा ने ही व्यापार और लेखन की व्यवस्था की थी। यह क्या काव्य हमें यह भी बताता है कि लेखन कार्य सूचना इकट्ठी करने और दूर दूर भेजने का साधन तो था ही, साथ ही उससे मेसोपोटामिया की शहरी संस्कृति की उत्कृष्टता की भी झलक मिलती है। दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण, मंदिर और राजा। 5000 ईसा पूर्व से दक्षिणी मेसोपोटामिया बस्तियों का विकास होने लगा। इन बस्तियों में से कुछ ने प्राचीन शहरों का रूप ले लिया। ये शहर कई तरह के थे। पहले वे जो मंदिरों के चारों ओर विकसित हुए, दूसरे जो व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित हुए, और शेष शाही शहर थे। इनमें से पहली दो श्रेणियों के शहरों पर यहाँ चर्चा की जाएगी। बाहर से आकर बसने वाले लोगों ने उनके मूल स्थान का पता नहीं अपने गांव में कुछ चुने स्थानों या मंदिरों को बनाना या उनका पुनर्निर्माण करना शुरू किया। सबसे पहला ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था जो कच्ची ईंटों का बना हुआ था। मंदिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थान थे, जैसे उर जो चंद्र देवता को उर, और इन्नाना जो प्रेम और युद्ध की देवी थी। ये मंदिर ईंटों से बनाए जाते थे और समय के साथ बड़े होते गए, क्योंकि उनके खुले आंगनों के चारों ओर कई कमरे बने हुए थे। कुछ प्रारंभिक मंदिर साधारण घरों से अलग किस्म के नहीं होते थे, क्योंकि मंदिर भी किसी देवता का घर ही होता था। लेकिन मंदिरों की बाहरी दीवारें कुछ खास अंतरालों के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी हुई होती थी। यही मंदिरों की विशेषता थी। साधारण घरों की दीवारें ऐसी नहीं होती थी। कार्तिक, इससे भी इम्पोर्टेंट है तेरी बात। देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था। लोग देवी देवता के लिए अन्न, दही, मछली लाते थे। पुराने जमाने कुछ मंदिरों के फर्शों पर मछली की हड्डियों की परतें जमी हुई मिली हैं। आराध्य देव सैद्धांतिक रूप से खेती, मत्स्य क्षेत्रों, स्थानीय लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था। समय आने पर उपज को उत्पादित वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया, जैसे तेल निकालना, अनाज पीसना, काटना, ऊनी कपड़ों को बुनना आदि, यही की जाती थी। घर परिवार से ऊपर के स्तर के व्यवस्थापक, व्यापारियों के नियोक्ता, अन्न, हल जोतने वाले पशुओं, रोटी, जौ की शराब, मछली आदि के आवंटन और वितरण के लिखित अभिलेखों के पालक के रूप में मंदिर ने धीरे धीरे अपने क्रियाकलाप बढ़ा लिए और मुख्य शहरी संस्था का रूप ले लिया। लेकिन अन्य दूसरे कारक भी इस व्यवस्था में विद्यमान थे। जमीन में प्राकृतिक उपजाऊपन होने के बावजूद कृषि कई बार संकटों से घिर जाती थी। फरात नदी की प्राकृतिक धाराओं में किसी वर्ष तो बहुत ज़्यादा पानी बह जाता था और फसलों को डुबा देता था, और कभी कभी ये धाराएं अपना रास्ता बदल लेती थी, जिससे खेत सूखे रह जाते थे। जैसा कि पुरातत्व अभिलेखों से पता चलता है, मेसोपोटामिया के इतिहास में गांव समय समय पर पुनः स्थापित किए जाते रहे। इन प्राकृतिक विपदाओं के अलावा कई बार मानव निर्मित समस्याएं भी आ खड़ी होती थी। जो लोग इन धाराओं के ऊपरी इलाकों में रहते थे, वे अपने पास की जलधारा से इतना, ये देखो, दक्षिण मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीन ज्ञात मंदिर लगभग 5000 ईसा पूर्व। नक्शा देखो, ये तो वेदिका है, भट्टी है, प्रवेश द्वार है। लगभग 3000 ईसा पूर्व में निर्मित यह मंदिर, जिसका खुला आंगन और बाहरी भीतर मुख्य उत्खनित रूप में चित्र में दिखाया गया। इतना ज़्यादा पानी अपने खेतों में ले लेते थे कि धारा के नीचे की ओर बसे हुए गांवों को पानी नहीं मिलता था। ये लोग अपने हिस्से की सारणी में से गाद मिट्टी नहीं निकालते थे, जिससे बहाव रुक जाता था और नीचे वालों को पानी नहीं मिलता था। इसलिए मेसोपोटामिया के तत्कालीन देहातों में जमीन में पानी के लिए बार बार झगड़े हुआ करते थे। जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक लड़ाई चलती थी, तो जो मुखिया लड़ाई जीतते थे, वे अपने साथियों अनुयायियों को लूट का माल बांटकर खुश कर देते थे, तथा हारे हुए समूह में से लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते थे, जिन्हें वे अपने चौकीदार नौकर बना लेते थे। इस प्रकार वे अपना प्रभाव या अनुयायियों की संख्या बढ़ा लेते थे। किंतु युद्ध में विजयी होने वाले ये नेता लोग स्थायी रूप से समुदाय के मुखिया नहीं बने होते रहते थे।
आज है तो कल चले जाते थे, लेकिन बाद में एक ऐसा समय आया जब इन नेताओं ने समुदाय कल्याण पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया और उसके फलस्वरूप नई नई संस्थाएं परिपाटियाँ स्थापित हो गई। इस समय के विजेता मुखियाओं ने कीमती भेंटों को देवताओं पर अर्पित करना शुरू कर दिया, जिससे कि समुदाय के मंदिरों की सुंदरता बढ़ गई। उन्होंने लोगों को उत्कृष्ट पत्रों धातुओं को लाने के लिए भेजा तो जो देवता समुदाय को लाभ पहुंचा सके तथा मंदिर की धन संपदा वितरण का और मंदिरों में आने जाने वाली वस्तुओं का हिसाब किताब रखकर प्रभावी तरीके से संचालन कर सके। जैसा कि एनमरकर से जुड़ी कविताएं व्यक्त करती हैं कि इस व्यवस्था ने राजा को ऊंचा स्थान दिलाया तथा समुदाय पर उसका पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया। हम पारस्परिक हितों को सुदृढ़ करने वाले विकास के एक ऐसे दौर की कल्पना कर सकते हैं जिसमें मुखिया लोगों ने ग्रामीणों को अपने पास बसने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे कि वे आवश्यकता पड़ने पर तुरंत अपनी सेना इकट्ठी कर सके। इसके अलावा लोग एक दूसरे के आसपास रहने से स्वयं को अधिक सुरक्षित महसूस कर सकें। उरुक, जो उन दिनों सबसे पुराने मंदिर नगरों में से था, से हमें सहस्त्र वीरों और उनसे हताहत हुए शत्रुओं के चित्र मिलते हैं और सावधानीपूर्वक किए गए पुरातत्व सर्वेक्षण से पता चलता है कि 3000 ईसा पूर्व के आसपास जब का 250 हेक्टेयर भूमि विस्तार हुआ तो उसके कारण दर्जनों छोटे छोटे गांव उजड़ गए और बड़ी संख्या में आबादी का विस्थापन हुआ। उसका यह विस्तार शताब्दियों बाद फले फूले मोहनजोदड़ो नगर से 2 गुना था। यह भी उल्लेखनीय तथ्य है कि उरुक नगर की रक्षा के लिए उसके चारों ओर काफ़ी पहले ही एक सुदृढ़ प्राचीन बना दी गई थी। उरुक नगर 42 ईसा पूर्व से 400 ईसा ईस्वी तक बराबर अपने अस्तित्व में बना रहा और इस दौरान 28 ईसा पूर्व के आसपास वह बढ़कर 400 हेक्टेयर में फैल गया। युद्धबंदी और स्थानीय लोगों को अनिवार्य रूप से मंदिर का अथवा प्रत्यक्ष रूप से शासक का काम करना पड़ता था। कृषि कर भले ही न देना पड़े, पर काम करना अनिवार्य था। जिन्हें काम पर लगाया जाता था उन्हें काम के बदले अनाज दिया जाता था। सैकड़ों ऐसी राशन सूचियां मिली हैं जिनमें काम करने वाले लोगों के नामों के आगे उन्हें दिए जाने वाले अनाज, कपड़े और तेल आदि की मात्रा लिखी गई है। एक अनुमान के अनुसार इन मंदिरों में से एक मंदिर को बनाने के लिए 1500 आदमियों ने 5 साल तक प्रतिदिन 10 घंटे काम किया था। शासक के हुक्म से आम लोग पत्थर खोदने, धातु खनिज लाने, मिट्टी से ईंट तैयार करने, मंदिर में लगाने और सुदूर देशों में जाकर मंदिर के लिए उपयुक्त सामान लाने के कामों में जुटे रहते थे। इसकी वजह से 3000 ईसा पूर्व के आसपास उरुक में खूब तकनीक प्रगति भी हुई। अनेक प्रकार के शिल्पी के लिए कांसे के औजारों का प्रयोग होता था। वास्तुविदों ने ईंटों के स्तंभों को बनाना सीख लिया था, क्योंकि उन दिनों बड़े बड़े कमरों की छतों के बोझ को संभालने के लिए सैतीर बनाने हेतु उपयुक्त लकड़ी नहीं मिलती थी। सैकड़ों लोगों को चिकनी मिट्टी के शंकु कोण बनाने और पकाने के काम में लगाया जाता था। इन शंकुओं को भिन्न भिन्न रंगों में रंगकर मंदिरों की दीवारों में लगाया जाता था, जिससे वे दीवारें विभिन्न रंगों में से सुशोभित हो जाती थी। मूर्तिकला के क्षेत्र में उच्च कोटि की सफलता प्राप्त की गई। इस कला के सुंदर नमूने आसानी से उपलब्ध होने वाली चिकनी मिट्टी की अपेक्षा अधिकतर आयातित पत्थरों से तैयार किए जाते थे। तभी प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी एक युगांतकारी परिवर्तन आया जो शहरी अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत उपयुक्त साबित हुआ, और वह था कुम्हार के चाक का निर्माण। आगे चलकर इस चाक से कुम्हार की कार्यशैली में एक साथ बड़े पैमाने पर दर्जनों एक जैसे बर्तन आसानी से बनाए जाने लगे। ऊपर एक काले पत्थर पर उत्कीर्ण शिलापट स्टेल पर दाढ़ी वाले व्यक्ति का दोहरा चित्र दिया गया है। उसके बालों और सिर पर बंधी हुई पट्टी, कमर पट्टी और लंबे अंगरखी के निचले हिस्से स्कर्ट को देखिए। नीचे के दृश्य में उसे एक शेर पर अपने बड़े धनुष बाण से आक्रमण करते हुए दिखाया गया। ऊपर के दृश्य में यह वीर उस उग्र शेर को आखिर अपने भाले से मार गिराता है। लगभग 3200 ईसा पूर्व। स्टेल क्या है? पत्थर के एक ऐसे शिलापट होते हैं जिन पर अभिलेख उत्कीर्ण किए जाते थे। ये देखो, एक बेलनाकार मुद्रा की छाप लगभग 3200 ईसा पूर्व। इस छाप में अंकित दाढ़ी वाले सहस्त्र खड़े व्यक्ति और ऊपर काले पत्थर पर अंकित वीर का उत्कीर्ण शिलापट या स्टेल, दोनों में पोसा और केस शैली एक जैसी है। चित्र में 3 युद्धबंदी दिखाए गए हैं जिसके हाथ बंधे हुए हैं। चौथा व्यक्ति विजय योद्धा से हाथ फैलाकर
दया की भीख मांग रहा है। ये देखो, मोहर एक शहरी शिल्प कृति। भारत में प्राचीन काल में पत्थर की मोहरें होती थी जिन पर चिन्ह अंकित किए गए होते थे, लेकिन मेसोपोटामिया में पहली सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के अंत तक पत्थर की बेलनाकार मोहरें जो बीच में आर पार छिदी होती थी, एक तीली लगाकर गिल्ली मिट्टी के ऊपर घुमाई जाती थी और इस प्रकार उनसे लगातार चित्र बनता जाता था। वे अत्यंत कुशल कारीगरों द्वारा उकेरी जाती थी और कभी कभी उनमें ऐसे लेख होते थे जैसे मालिक का नाम, उसके इष्ट देव का नाम, उसकी अपनी पदीय स्थिति आदि। किसी कपड़े को, गठरी या बर्तन के मुंह को चिकनी मिट्टी से लीप पोत कर उस पर मोहर घुमाई जाती थी, जिससे उसमें अंकित लिखा मिट्टी की सतह पर छप जाती थी। इसे उस गठरी या बर्तन में रखी वस्तु को मोहर लगाकर सुरक्षित किया जा सकता था। जब इस मोहर को मिट्टी की बनी पट्टिका पर लिखे पत्र पर घुमाया जाता तो वह मोहर उस पत्र की प्रमाणिकता की प्रतीक बन जाती थी। इस प्रकार मुद्रा सार्वजनिक जीवन में नगरवासी की भूमिका को दर्शाती थी। ये देखो, 5 पुराने बेलनाकार मोहरें और उनके छापे, प्रत्येक की छाप का विवरण दे। ये देखो, दोस्तों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और बचा हुआ चैप्टर जल्दी कंप्लीट करेंगे।